साइज का जानवर, लेकिन वो एक छलांग में 6 फीट कवर कर सकता है। 6 फीट? वो तो मतलब एक इंसान के एक कार के ऊपर से जंप करने जैसा है। अमेजिंग है ना? ये है टर्सियर, हमारे ही दूर के प्राइमेट कजन्स में से एक। उसकी इस इनक्रेडिबल एबिलिटी से लेकर हमारे 2 पैरों पर चलने तक की जर्नी, बेसिकली यही है प्राइमेट एवोल्यूशन की कहानी। और ये कहानी, ये पूरी स्टोरी हमारे अंदर लिखी हुई है, हमारे डीएनए में, हमारे स्केलेटन में, इवन हमारे दांतों में। आज हम इस कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड द एपिक जर्नी दैट मेड अस ह्यूमन। तो अगर इस एवोल्यूशनरी एडवेंचर का हिस्सा बनना है और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज मिस नहीं करनी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। हाँ, और लाइक करना मत भूलना, और वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि हर नया विश्लेषण सीधा सब तक पहुंचे। रेडी हो? चलो एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स फुट एंड लोकोमोशन। फिर हम दांत और जबड़ों की दुनिया में डाइव करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ जॉ एंड डेंटेशन के साथ। राइट। इसके बाद हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन यानी एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन को समझेंगे। हाँ, फिर हम आमने सामने कंपेयर करेंगे एप्स एंड मैन डिफरेंसेस को। और फिर आएगा अ सुपर इंटरेस्टिंग पार्ट, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन इन प्राइमेट्स, जहां हम डीएनए और प्रोटीन्स की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिससे हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, द डिटेक्टिव टूल किट ऑफ साइंस। और आखिर में द ग्रैंड फिनाली, द ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस, वो सफर जिसने हमें ह्यूमन बनाया। लेट्स अनपैक दिस। टॉपिक 1, एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स फुट एंड लोकोमोशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, फ्रॉम लीपिंग इन ट्रीज टू वॉकिंग ऑन 2 फीट। बेसिकली लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट। प्राइमेट्स यानी हम और हमारे एंसेस्टर्स 4 मेन तरह से मूव करते हैं। 4 तरह से? वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग, क्वाड्रुपेडलिज्म, ब्रैकिएशन और बाइपेडलिज्म। हर स्टाइल एक अलग एनवायरनमेंट और एक अलग लाइफस्टाइल की कहानी बताता है। सही है। सोचो, एक पार्क में बच्चे मंकी बार्स पर अटकते हैं, दैट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ ब्रैकिएशन। हाँ बिल्कुल। और जब हम चलते हैं, दैट्स बाइपेडलिज्म इन एक्शन। ये सब हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट से जुड़ा है। चलो सबसे पहले स्टाइल से शुरू करते हैं। ठीक है। चंक 1, वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग। ये सबसे पहला, सबसे बेसिक पैटर्न है। ये वो स्टाइल है जहां से हमारी मूवमेंट की स्टोरी शुरू हुई। इंट्रोडक्शन। इमेजिन अ वर्ल्ड कवर्ड इन डेंस फॉरेस्ट्स। मतलब जमीन पर हर तरफ खतरा है, तो सबसे सुरक्षित जगह है पेड़ों के ऊपर। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। पॉक में करीब 60 मिलियन साल पहले डेवलप हुआ। एनवायरनमेंट ने प्राइमेट्स को पेड़ों पर रहने के लिए मजबूर किया, और इस मजबूरी से एक अनोखा एडेप्टेशन पैदा हुआ। कोर लॉजिक। ये स्टाइल प्रोसिमियंस में मिलता है, जैसे टार्सियर्स और लीमोर्स। इसमें बॉडी यानी ट्रंक बिल्कुल सीधी यानी इरेक्ट रहती है। हाँ। उनके हाइंड लिम्स यानी पिछले पैर बहुत लंबे होते हैं, और फोर लिम्स यानी अगले हाथ छोटे होते हैं। अब यहाँ फिजिक्स काम आती है। उनके लंबे पिछले पैर एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। राइट। जब वो जंप करते हैं तो सारी पावर इन्हीं हाइंड लिम्स से आती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टार्सियर। इसकी टार्सल बोन्स यानी एंकल बोन्स एक्स्ट्रा लॉन्ग होती हैं। ये उसे एक जबरदस्त लेवरेज देती हैं, लाइक अ कैटापुल्ट। कैटापुल्ट जैसा? वाओ। इसीलिए एक गिलहरी के साइज का टार्सियर 6 फीट तक जंप कर सकता है, और जब वो लैंड करता है तो ब्रांचेस को आराम से पकड़ सके, इसके लिए उनका बिग टो थोड़ा अलग रहता है, जिसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं, फॉर अ सॉलिड ग्रिप। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। ये सिंपल सा डिजाइन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का फाउंडेशन बना। इस ट्रंक इरेक्ट पोर्शन ने आगे चलकर सीधा खड़ा होने यानी बाइपेडलिज्म के लिए जमीन तैयार की। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन अपराइट पोस्चर। Conclusion. So, vertical clinging and leaping was the first successful primate lifestyle, a tree-hugging, high-jumping masterclass in survival. Okay, let's lock this in with some questions. टार्सियर के पास ऐसी क्या स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर है जो उसे इतना लंबा जंप करने देती है? उसके एक्स्ट्रा लॉन्ग टार्सल बोन्स, ये उसे एक्स्ट्रा लेवरेज देते हैं, बिल्कुल एक लीवर की तरह जो फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, ये लोकोमोशन स्टाइल कौन से एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ और इसका क्या मतलब है? ये डेंस फॉरेस्ट में डेवलप हुआ अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब है कि हमारे शुरुआती एंसेस्टर्स आर्बोरियल थे, यानी पेड़ों पर रहते थे। प्रोसिमियंस में जंप के लिए पावर कहाँ से आती है? फोर लिम्स या हिंड लिम्स से? और क्यों? पावर हमेशा हिंड लिम्स से आती है, क्योंकि वो फोर लिम्स से काफी लंबे और पावरफुल होते हैं, स्पेशली स्प्रिंग लाइक एक्शन के लिए डिजाइंड। राइट। बिग टो का डाइवर्जेंट होने का क्या एडवांटेज है? डाइवर्जेंट होने का मतलब है कि वो अंगूठा बाकी उंगलियों से अलग है, बिल्कुल हमारे हाथ के अंगूठे की तरह। ये उन्हें ब्रांचेस पर एक मजबूत नॉन स्लिप ग्रिप देता है। तो क्या हम ह्यूमंस के पास भी टार्सियर जैसे लॉन्ग टार्सल बोन्स हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारे टार्सल बोन्स बहुत छोटे हैं इन कंपैरिजन। हमारे पैर लीपिंग के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग के लिए बने हैं, जहां स्टेबिलिटी और वेट बेयरिंग जरूरी है। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ। प्रैक्टिस क्यों? चलो इसको रिपीट करो। Vertical clinging and leaping is a prosimian locomotion with a vertical trunk and long hind limbs for powerful jumps. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये प्रोसिमियंस का स्टाइल था जहां इरेक्ट पोस्चर और स्प्रिंग लोडेड लेग्स ने उन्हें पेड़ों का किंग बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। चंक 2, क्वाड्रुपेडलिज्म। हाँ, जब बॉडी साइज बढ़ा तो नए चैलेंजेस आए। जंपिंग इतनी इजी नहीं रही, सो एवोल्यूशन ने एक नया सोल्यूशन निकाला, क्वाड्रुपेडलिज्म यानी 4 पैरों पर चलना। इंट्रोडक्शन। इमेजिन कैरिंग अ हेवी बैकपैक। क्या आप एक पैर पे आराम से जंप कर सकते हैं? नहीं, आपको स्टेबिलिटी के लिए दोनों पैर जमीन पर रखने होंगे। सही बात है। प्राइमेट्स के साथ भी यही हुआ जब उनका साइज बढ़ा। बैकग्राउंड। ये एडेप्टेशन मंकीज और एप्स में दिखती है। जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ा, उसे सपोर्ट करने के लिए चारों लिम्स का इस्तेमाल जरूरी हो गया। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेविटी एंड साइज। कोर लॉजिक। इसके भी अलग अलग स्टाइल्स हैं।
मंकीज में क्वाड्रुपेडलिज्म पेड़ों पर होता है, उनका थंब और बिग टो दोनों प्रिहेंसाइल हैं, यानी पकड़ने लायक। राइट, इसकी वजह से वो ब्रांचेस पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे वो जमीन हो। बट एप्स में इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बिल्कुल। एप्स जमीन पर क्वाड्रुपेडलिज्म यूज करते हैं। इसके दो मेन टाइप्स हैं। पहला, पाम एंड फिस्ट वॉकिंग, ये ओरंगुटान्स यूज करते हैं, अपनी हथेली और बंद मुट्ठी का इस्तेमाल करके। और दूसरा, नकल वॉकिंग, ये चिंपैंजीज और गोरिल्लाज करते हैं। उनकी फिंगर्स आगे से मुड़ जाती हैं और उनके नकल्स जमीन को टच करते हैं। ये उनके हाथों को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हाँ, और इसके लिए उनकी एनाटॉमी भी स्पेशल है। एप्स का पेल्विस इलोंगेटेड होता है, उनके नीज हमेशा थोड़े मुड़े हुए यानी बेंट रहते हैं, और उनके हिप मसल्स ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उन्हें आगे बढ़ने में पावर देते हैं, जो हिप एक्सटेंसर्स का काम करते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। क्वाड्रुपेडलिज्म ने प्राइमेट्स को ज्यादा वर्सेटाइल बनाया। अब वो पेड़ों के साथ साथ जमीन पर भी फूड एक्सप्लोर कर सकते थे। इसने उनके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। कंक्लूजन, ये एक वर्सेटाइल सोल्यूशन था बड़े बॉडी साइज की प्रॉब्लम का, जिसने प्राइमेट्स को अलग अलग एनवायरमेंट्स में फैलने में हेल्प की। चलो थोड़ा और गहरा जाते हैं। मंकीज पेड़ों पर इतने अजाइल क्यों होते हैं जबकि उनका साइज प्रोसीमियन से बड़ा होता है? क्योंकि उनके पास डबल ग्रिप है। उनके थंब और बिग टो दोनों प्रेहेंसाइल होते हैं, जिससे वो ब्रांचेस को हाथों और पैरों दोनों से मजबूती से पकड़ सकते हैं। ओह वाओ, डबल ग्रिप। नकल वॉकिंग और पाम वॉकिंग में क्या फंक्शनल डिफरेंस है? ये अलग अलग क्यों है? नकल वॉकिंग में वेट नकल्स पर आता है, जिससे फिंगर्स और पाम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये जमीन पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेटर है, जैसे चिम्प्स और गोरिल्लाज करते हैं। पाम वॉकिंग, जो ओरंगुटान्स करते हैं, थोड़ा कम स्पेशलाइज्ड है और उनके सेमी आर्बोरियल लाइफस्टाइल को सूट करता है। आपने कहा कि एप्स में क्वाड्रुपेडलिज्म के लिए पेल्विस इलोंगेटेड होता है। इसका क्या मतलब है? इलोंगेटेड यानी लंबा और पतला। ये स्ट्रक्चर 4 पैरों पर चलने के लिए अच्छा है। इसके आगे हम देखेंगे कि बाइपेडलिज्म के लिए पेल्विस बिल्कुल उल्टा यानी छोटा और चौड़ा हो जाता है। शेप हमेशा फंक्शन को फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग। नकल वॉकिंग कौन से दो एप्स करते हैं और क्या इससे उनके कॉमन एंसेस्टर के बारे में कोई क्लू मिलता है? चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज। यस, ये एक स्ट्रॉन्ग क्लू है कि उनका कॉमन एंसेस्टर भी नकल वॉकर रहा होगा। इट्स अ शेयर्ड ट्रेट। एप्स चलते वक्त अपने घुटने यानी नीज स्ट्रेट क्यों नहीं रखते जैसे हम रखते हैं? क्योंकि उनका बॉडी वेट उनके लेग्स के ऊपर परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं होता। उनके नीज हमेशा बेंट रहते हैं टू मेंटेन बैलेंस एंड अब्सॉर्ब शॉक। स्ट्रेट नी एक बाइपेडल एडेप्टेशन है। Practice cue. प्रैक्टिस सेइंग। Apes practice knuckle walking with an elongated pelvis and bent knees, while monkeys are agile quadrupeds in trees. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, क्वाड्रुपेडलिज्म 4 पैरों पर चलना है, जो बॉडी साइज बढ़ने पर इवॉल्व हुआ और जिसके मंकीज और एप्स में अलग अलग स्टाइल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं चंक 3, ब्रैकिएशन। अब आते हैं ट्री स्विंगिंग सुपरस्टार्स पर। ब्रेचिएशन यानी हाथों से झूलना। इमेजिन टार्जन स्विंगिंग थ्रू द जंगल, दैट्स ब्रेकिएशन। इंट्रोडक्शन। अगर पेड़ों के बीच गैप ज्यादा हो तो जंप करना रिस्की हो सकता है। सॉल्यूशन, झूलकर गैप क्रॉस करना। यही है ब्रैकिएशन का कोर आइडिया। हाँ, बिल्कुल। बैकग्राउंड, ये एप्स का चीफ लोकोमोटर पैटर्न है, स्पेशली उनके लिए जिनका बॉडी साइज छोटा है, जैसे गिबन्स। दे आर द ट्रू एक्रोबैट्स ऑफ द फॉरेस्ट, मूविंग विद इनक्रेडिबल ग्रेस एंड स्पीड। कोर लॉजिक। इसके भी दो टाइप्स है। प्रिमिटिव ब्रैकिएशन, जिसमें एनिमल एक हाथ के बाद दूसरा यूज करता है, जैसे हम मंकी बार्स पर करते हैं। राइट। और ट्रू ब्रैकिएशन, जिसमें वो हवा में जंप करके दूसरी ब्रांच पकड़ता है। इसमें एक ब्रीफ फ्लाइट फेज होता है। हाँ, और गिबन्स और चिंपैंजीज इसके मास्टर्स हैं। गोरिल्लाज जैसे बड़े एप्स ज्यादा ब्रैकिएशन नहीं करते, उनका वेट उन्हें अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए एनाटॉमी में क्या स्पेशल है? एनाटॉमी गेम चेंजिंग है। हाथ में ऑर्गन है और फिंगर्स एक हुक की तरह काम करती हैं। पैर भी प्रेहेंसाइल हैं, लेकिन अहम चीज है अ सुपर फ्लेक्सिबल शोल्डर। अच्छा, एप्स के फोलिम्स उनके हिंड लिम्स से लंबे होते हैं और उनका शोल्डर जॉइंट यानी क्लैविकल और स्कैपुला फ्री रोटेशन अलाउ करता है। इसलिए वो 360 डिग्री आर्म स्विंग कर पाते हैं, जबकि मंकीज सिर्फ आगे पीछे कर पाते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। दिस ओवरहेड आर्म मूवमेंट इज अ की डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मंकीज। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें विरासत में मिली है। जब कोई क्रिकेट में बॉल फेंकता है या स्विमिंग करता है तो वो अपने ब्रिकेटिंग एंसेस्टर्स की दी हुई शोल्डर मोबिलिटी का यूज कर रहा होता है। Conclusion. So, brachiation is the art of flying through the forest canopy, enabled by a revolutionary shoulder design. लेट्स टेस्ट दिस। ब्रिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट क्या है और क्यों? The shoulder joint, क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेशन अलाउ करता है, जो स्विंगिंग के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना ब्रैकिएशन पॉसिबल ही नहीं है। कौन से दो एप्स सबसे एफिशिएंट ब्रैकिएटर्स हैं और उनके बड़े कजन्स लाइक गोरिल्लास क्यों नहीं हैं? गिबन्स एंड चिंपैंजीज। उनके छोटे बॉडी साइज और लॉन्ग आर्म्स के कारण गोरिल्लास का वेट इतना ज्यादा है कि ब्रांचेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती और स्विंगिंग में बहुत एनर्जी लगेगी। इट्स अ सिंपल पावर टू वेट रेशियो प्रॉब्लम। सही है। एप का शोल्डर जॉइंट मंकी से फंक्शनली अलग कैसे है? एक एग्जांपल दो। एप का शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा है, जो ऑल राउंड मूवमेंट अलाउ करता है। मंकी का शोल्डर जॉइंट ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है। इसलिए मंकी झूल नहीं सकता, सिर्फ दौड़ सकता है। ब्रैकिएशन के लिए फोर लिम्स का हिंड लिम्स से लंबा होना क्यों जरूरी है? इमेजिन स्विंगिंग विद शॉर्ट आर्म्स। आपका झूलने का आर्क बहुत छोटा होगा और आप ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। लंबे हाथ एक लंबा पेंडुलम बनाते हैं, जिससे मोमेंटम और रीच दोनों बढ़ जाते हैं। ट्रू। ब्रैकिएशन में फ्लाइट फेस का क्या सिग्निफिकेंस है? ये एफिशिएंसी और स्पीड को बताता है।
फ्लाइट फेज का मतलब है कि एनिमल एक ब्रांच से जंप करके दूसरी पकड़ता है, ब्रीफली हवा में रहता है। ये उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ऑलमोस्ट एज इफ दे आर फ्लाइंग। Practice क्यों? Practicing. Brachiation is arm swinging enabled by long forelimbs and a unique 360-degree rotating shoulder joint in apes. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ब्रैकिएशन एप्स का स्पेशल आर्म स्विंगिंग स्टाइल है, जिसके लिए उनके शोल्डर्स यूनिकली अडेप्टेड है और ये एबिलिटी हमने भी इनहेरिट की है। ठीक है. And now the final step. Literally, chunk 4, bipedalism. हाँ, वो कदम जिसने हमें हुम बनाया। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना, ये है हमारा सिग्नेचर मूव। इंट्रोडक्शन. जब फॉरेस्ट्स कम होने लगे और ओपन ग्रासलैंड्स बढ़ने लगे तो हमारे एंसेस्टर्स के सामने एक चॉइस थी, या तो बचे हुए पेड़ों पर रहो या जमीन पर एक नई जिंदगी शुरू करो. हमारे एंसेस्टर्स ने दूसरा ज्यादा रिस्की रास्ता चुना. बैकग्राउंड. ये सिर्फ ह्यूमंस का कैरेक्टरिस्टिक है. इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल चेंज के कारण हुई. जब पेड़ कम हो गए तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए जमीन पर चलना जरूरी हो गया. कोर लॉजिक। इसके भी टाइप्स हैं, बाइपीडल हॉपिंग, रनिंग, वॉकिंग, लेकिन स्ट्राइडिंग विद अ ट्रू एरेक्ट पोस्चर वो सिर्फ ह्यूमंस करते हैं. सही है। इसके ओरिजिन को लेकर कई थ्योरीज हैं। एक है नेपियर्स व्यू, जो कहता है कि ये वर्टिकल क्लिंगिंग से इवॉल्व हुआ। अच्छा. फिर है वॉशबर्न्स व्यू कि बाइपेडल गेट कम एनर्जी कंज्यूम करती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस हंटिंग के लिए जरूरी थी। और तीसरी? गॉर्डन ह्यूज व्यू, ये सबसे पावरफुल आइडिया है। उन्होंने कहा बाइपेडलिज्म हाथों को फ्री करने के लिए एक्वायर हुआ। फ्री हैंड से खाना, बच्चे और सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स कैरी किए जा सकते थे। वाओ. और इसके लिए बॉडी में क्या चेंजेस हुए? बॉडी को पूरा रीडिजाइन करना पड़ा। एनाटॉमिकल चेंजेस माइंड ब्लोइंग है। पेल्विस छोटा और चौड़ा हो गया, लाइक अ बेसिन टू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ओके. हिंड लिम्स लंबे हो गए फॉर अ लॉन्गर स्ट्राइड। फुट में बिग टो नॉन ऑपोजिबल हो गया टू बेयर वेट, और दो आर्चेस डेवलप हुए टू एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर्स। और स्पाइन का क्या? स्पाइन में 4 कर्व्स डेवलप हुए, सर्विकल, थोरैसिक, लंबा एंड सेक्रल, टू मेंटेन बैलेंस लाइक एन एस शेप। और फोरामिन मैग्नम, स्कल के बेस का होल जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये बताता है कि हमारा स्कल स्पाइन के ऊपर बैलेंस्ड है, ना कि आगे लटका हुआ। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. यही वो टर्निंग पॉइंट था. बाइपेडलिज्म ने हमारे हाथों को आजाद किया. इन आजाद हाथों ने टूल्स बनाए. टूल्स ने हमारी डाइट बदली. बेहतर डाइट ने हमारे ब्रेन को ग्रो करने के लिए फ्यूल दिया. Our feet made our brains possible, not the other way around. कंक्लूजन, बाइपेडलिज्म सिर्फ चलने का एक तरीका नहीं है। इट्स अ कंप्लीट रीडिजाइन ऑफ द प्राइमेट बॉडी फॉर अ न्यू वर्ल्ड। एक ऐसा बेट जिसने सब कुछ बदल दिया। Let's dig deeper. बाइपेडलिज्म के लिए पेल्विस लंबा और पतला होना चाहिए या छोटा और चौड़ा? और इस बासम शेप का अहम काम क्या है? छोटा और चौड़ा, एक बेसिन जैसा। इसके 2 अहम काम हैं। पहला, ये सीधे खड़े होने पर इंटरनल ऑर्गन्स यानी विसरा को सपोर्ट देता है। दूसरा, ये हमारे पावरफुल वॉकिंग मसल्स जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है। फोरामिन मैग्नम की पोजीशन को देखकर एक साइंटिस्ट कैसे बता सकता है कि फॉसिल बाइपेडल था या क्वाड्रुपेडल? अगर फोरामिन मैग्नम स्कल के बेस में आगे की तरफ यानी एंटीरियर है, इसका मतलब है कि स्कल स्पाइन के ऊपर बैलेंस्ड था। ये बाइपेडलिज्म का क्लियर साइन है। अगर ये पीछे या पोस्टीरियर की तरफ है, इसका मतलब है कि स्कल आगे लटका हुआ था, जैसे एक क्वाड्रुपेड में होता है। गॉर्डन ह्यूज की फ्रीइंग द हैंड्स थ्योरी इतनी कंपेलिंग क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू करती है। फ्री हैंड्स, टूल यूज, बेटर फूड, बिगर ब्रेन, बेटर टूल्स, इवन बिगर ब्रेन। ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमारे एवोल्यूशन के बाकी सारे एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, डाइट, ब्रेन साइज को एक साथ जोड़ती है। इंटरेस्टिंग. ह्यूमन फुट में आर्चेस का रोल सिर्फ शॉक एब्जॉर्प्शन है या कुछ और भी? शॉक एब्जॉर्प्शन अहम है, लेकिन एक और रोल है, प्रोपल्शन। जब हम चलते हैं तो हमारा फुट का आर्च एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जो हमें आगे धकेलता है। ये हमारी वॉकिंग को बहुत एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। और एस शेप्ड स्पाइन, उसका कोई डिसएडवांटेज है? बिल्कुल, यही एस शेप्ड स्पाइन हमारे लोअर बैक पर बहुत स्ट्रेस डालती है। इसीलिए ह्यूमंस में बैक पेन, स्पेशली लोअर बैक पेन, इतना कॉमन है। ये बाइपेडलिज्म की एक एवोल्यूशनरी कॉस्ट है जो हम आज भी चुका रहे हैं। Practice cue. Okay, let's say it together. Bipedalism required a basin-shaped pelvis, S-shaped spine, arched feet, and a forward-shifted foramen magnum to free the hands. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बाइपेडलिज्म ने हमें 2 पैरों पर खड़ा किया, हमारे हाथों को आजाद किया, और इस एक चेंज ने हमारे ह्यूमन बनने का पूरा रास्ता तय कर दिया। Fantastic. अब अगला topic 2. Evolution of jaw and dentition. ब्रॉड माइक्रो थीम, व्हाट आवर टीथ टेल अस अबाउट आवर डाइट एंड एवोल्यूशन। Okay, अब बात करते हैं दांतों की. अगर फॉसिल्स हड्डियों की एक लाइब्रेरी हैं, तो दांत उस लाइब्रेरी की सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं. सही है। क्यों? 3 रीजंस. टीथ हेरिटेबल हैं, अनबिलीवेबली ड्यूरेबल हैं, इसलिए फॉसिल्स अच्छे बनते हैं, और वो सीधे सीधे डाइट के बारे में बताते हैं. सोचो, एक शेर के दांत और एक गाय के दांत बिल्कुल अलग होते हैं ना, एक फाड़ने के लिए, दूसरे चबाने के लिए। ऐसे ही हमारे एंसेस्टर्स के दांत उनकी डाइट की कहानी बताते हैं। जैसे ही हमने टूल्स से खाना प्रोसेस करना शुरू किया, हमारे कैनाइन्स छोटे हो गए। कूल ना? बहुत कूल. चंक 1, स्ट्रक्चर एंड डेंटल फॉर्मूला। चलो दांतों के निट्टी ग्रिटी में जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फॉर्मूला. इंट्रोडक्शन। हमारे दांत हमारी बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा हैं। वो हमारे मरने के लाखों साल बाद भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए ये एक ट्रेजर ट्रोव है। बैकग्राउंड. सभी मैमेलियन टीथ एक कॉमन एंसेस्टर इंसेक्टिवोर्स टीथ से डिराइव किए जा सकते हैं.
शुरुआती प्राइमेट्स फ्रूजीवोरस थे, यानी फल खाते थे। उनके दांत इस डाइट के लिए अडेप्टेड थे। कोर लॉजिक, टूथ के 3 मेन पार्ट्स हैं। पल्प अंदर, जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके ऊपर डेंटाइन, और सबसे बाहर एनामल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। राइट। एनामल की थिकनेस डाइट के हिसाब से बदलती है। फॉसिल एप्स और होमिनिड्स में थिक एनामल था, जो उन्हें टफ फूड जैसे नट्स और रूट्स चबाने में हेल्प करता था। हम प्राइमेट्स डाइफ्यूडोंट हैं, यानी हमारी लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और अब आते हैं डेंटल फॉर्मूला पर। ये एक कोड है जो हर क्वाड्रेंट के दांत बताता है। इट्स रिटन एज ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तो प्रिमिटिव मैमल्स का क्या था? प्रिमिटिव मैमल्स 3.1.4.3, न्यू वर्ल्ड मंकीज का है 2.1.33, और हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड मैन 2.1.23, टोटल 32 टीथ। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये फॉर्मूला हमें डिफरेंट प्राइमेट ग्रुप्स को आसानी से क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। अगर एक फॉसिल जॉ मिलता है तो आप सिर्फ दांत गिनकर बता सकते हैं कि वो न्यू वर्ल्ड मंकी है या ओल्ड वर्ल्ड मंकी। It's like a dental fingerprint. Conclusion. The dental formula is a simple but powerful code to understand primate lineage and evolutionary history. Let's get this straight. Fossil study के लिए teeth इतने important क्यों हैं? हड्डियों से भी ज्यादा? क्योंकि उनका enamel unbelievably hard है। वो chemical erosion और physical damage को हड्डियों से बेहतर resist करते हैं। इसीलिए fossil record में दांत सबसे common मिलने वाली चीज है। Human का dental formula 2.1.23 है। इसका क्या मतलब है in simple terms? 2 premolars और 3 molars पीसने के लिए हैं। टोटल 8 दांत एक क्वाड्रेंट में, तो पूरे मुंह में 8 into 4 equals to 32। थिक एनामल का होना क्या इंडिकेट करता है, और इससे हम उनकी लाइफस्टाइल के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं? थिक एनामल हमेशा एक टफ अब्रेसिव डाइट इंडिकेट करता है, जैसे सीड्स, नट्स या रूट्स। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्पीशीज ओपन एनवायरनमेंट्स में रहती थी जहां सॉफ्ट फ्रूट्स आसानी से अवेलेबल नहीं थे। डाइफोडोंटी का एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है? हम एक ही सेट ऑफ टीथ के साथ क्यों नहीं पैदा होते हैं? ये साइज से जुड़ा है। एक बच्चे का जॉ बहुत छोटा होता है, उसमें फुल साइज्ड अडल्ट टीथ फिट नहीं हो सकते। इसीलिए पहले एक छोटा स्टार्टर सेट यानी मिल्क टीथ आता है। जब जॉ बड़ा हो जाता है तो उन्हें एक बड़े परमानेंट सेट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स और मैन तीनों का डेंटल फॉर्मूला सेम है, 2 1 2 3, तो इससे उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या पता चलता है? ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, जिसका डेंटल फॉर्मूला भी 2 1 2 3 था। हम तीनों एक ही एवोल्यूशनरी ब्रांच का हिस्सा है। Practice Q. Let's say the human dental formula 2 1 2 3, indicating 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars per quadrant. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, टीथ का स्ट्रक्चर यानी एनामल थिकनेस और फॉर्मूला यानी ICPM हमें प्राइमेट ग्रुप्स, उनकी डाइट और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब चंक 2, टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर एवोल्यूशन। अब हम चारों टाइप के टीथ की एवोल्यूशनरी स्टोरी देखेंगे। इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलर्स। हर दांत ने हमारी जर्नी में एक रोल प्ले किया है। इंट्रोडक्शन। सोचो तुम्हारी टूल किट में 4 अलग-अलग टूल्स हैं, एक नाइफ, एक डैगर और 2 अलग साइज के ग्राइंडर्स। हमारे दांत भी ऐसे ही हैं। बैकग्राउंड। हर दांत का एक स्पेसिफिक काम है, और जैसे जैसे डाइट और बिहेवियर बदला, दांत भी बदल गए। ये एडेप्टेशन की एक खूबसूरत कहानी है। कोर लॉजिक। चलो इंसाइजर से शुरू करते हैं। इंसाइजर्स का ट्रेंड रिडक्शन का है, शायद इसलिए कि हमने चीजों को पकड़ने और काटने के लिए हाथों का यूज करना शुरू कर दिया। प्रोसेमियंस में ये डेंटल कोम बनाते हैं, एक अजीब स्ट्रक्चर जो वो ग्रूमिंग यानी बाल साफ करने के लिए यूज करते हैं। और केनाइन्स? केनाइन्स के 2 काम थे, फूड शेयरिंग और एगोनिस्टिक डिस्प्ले यानी डराने के लिए। मंकीज और एप्स में ये बड़े और शार्प होते हैं, खासकर मेल्स में। ह्यूमंस में ये बहुत छोटे हैं। हाँ, क्यों? टंडेंट बना दिया। इंटरेस्टिंग। प्रीमोलर्स का क्या? प्रीमोलर्स प्रिमिटिव मैमल्स में 4 थे, अब हम में 2 हैं। अर्ली होमिनिड्स जैसे ए एफरेंसिस में फर्स्ट लोअर प्रीमोलर सेक्टोरियल था, एक ब्लेड जैसा दांत जो अपर कैनाइन के अगेंस्ट काम करता था, बिल्कुल एक सिजर की तरह। बाद के होमोनिड्स में ये बाइकस्पिड हो गया, यानी ग्राइंडिंग के लिए बेटर। और मोलर्स? मोलर्स, इनका नंबर कांस्टेंट रहा है 3। मंकीज में ये बिलोफोडेंट होते हैं, यानी 4 कस्प्स 2 रिजेस। लेकिन एप्स और मैन में लोअर मोलर्स पर 5 कस्प्स होते हैं, एक Y5 पैटर्न में। ह्यूमन मोलर्स बनोडोंट है, यानी उनके कस्प्स राउंडेड हैं, जो ऑमनिवरस डाइट को पीसने के लिए परफेक्ट है। और डेंटल आर्च का शेप? हाँ, वो भी अहम है। एप का यू शेप्ड है, जबकि ह्यूमन का पैराबोलिक या राउंडेड है। Real world impact. The shape of our teeth is a direct result of our journey from eating raw food to using tools and fire to cook. कुकिंग ने खाने को सॉफ्ट बना दिया, जिससे बड़े पावरफुल दांतों की जरूरत कम हो गई। Conclusion. Every tooth, every cusp and every ridge tells a story of adaptation. हमारे दांत, हमारी बायोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी दोनों की कहानी बताते हैं। डेंटल कॉम क्या है और ये प्रोसेमियंस के सोशल बिहेवियर के बारे में क्या बताता है? ये उनके लोअर इंसाइजर्स से बनी एक कोम जैसी स्ट्रक्चर है। ये बताता है कि उनके लिए ग्रूमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविटी है, जो ग्रुप बॉन्डिंग में हेल्प करती है। ह्यूमन केनाइन्स का छोटा होना सिर्फ टूल यूज का नतीजा है या इसका सोशल स्ट्रक्चर से भी कोई लेना देना है?
एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका सोशल स्ट्रक्चर से भी गहरा लेना देना है। बड़े कैनाइंस अक्सर मेल मेल कंपटीशन से जुड़े होते हैं। छोटे कैनाइंस ये सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज में मेल मेल अग्रेशन कम हुआ और कॉपरेशन बढ़ा। Y5 पैटर्न को Y5 क्यों कहते हैं और ये एप्स और ह्यूमंस में कॉमन क्यों है? अगर आप लोअर मोलर को ऊपर से देखेंगे तो उसके 5 कस्प्स के बीच जो ग्रूव्स हैं वो वाई शेप बनाते हैं, इसलिए Y5 पैटर्न। ये कॉमन है क्योंकि हम और एप्स एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं जिसके पास भी ये पैटर्न था। सेक्टोरियल प्रीमोलर से बाइकस्पिड प्रीमोलर का ट्रांजिशन क्या इंडिकेट करता है? ये एक मेजर डाइटरी शिफ्ट इंडिकेट करता है, फ्रॉम शेयरिंग टफ प्लांट मैटर टू ग्राइंडिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ फूड्स। ये कटिंग से ग्राइंडिंग की तरफ एक मूव था जो हमारे ओमनिवरस बनने का अहम सबूत है। अच्छा, आपकी का डेंटल आर्च यू शेप्ड और ह्यूमन का पैराबोलिक क्यों है? इस शेप का फंक्शन से क्या कनेक्शन है? यू शेप्ड आर्च में सारे मोलर्स पैरेलल होते हैं जो हैवी साइड टू साइड ग्राइंडिंग के लिए अच्छा है। पैराबोलिक आर्च जो हमारा है, फ्रंट टीथ इंसाइजर्स को ज्यादा स्पेस देता है और ये स्पीच के लिए भी बेटर है। इसने हमारे फेस के शेप को भी चेंज किया। प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस। Human molars are bunodont with a Y5 pattern, and our canines are small due to tool use and changes in social structure. मिनी रिकैप इन शॉर्ट, हमारे दांत डाइट और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हुए, बड़े शार्प केनाइन से छोटे केनाइंस और कटिंग एज प्रीमोलर से ग्राइंडिंग मोलर्स की तरफ। जबरदस्त। अब द बिग वन, टॉपिक 3, इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। ब्रॉड माइक्रो थीम, द मेकिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। अब आते हैं उस ऑर्गन पर जो हमें सबसे अलग बनाता है, द ब्रेन। इसका एवोल्यूशन सिर्फ साइज बढ़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी रीऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एक पावर हंग्री ऑर्गन को फ्यूल करने की है। सोचो, तुम्हारा फोन, सिर्फ मेमोरी यानी स्टोरेज बढ़ाना काफी नहीं है, प्रोसेसर भी फास्ट होना चाहिए और नए कॉम्प्लेक्स एप्स भी चलने चाहिए। सही है। हमारा ब्रेन एवोल्यूशन भी कुछ ऐसा ही था। साइज यानी मेमोरी बढ़ा, लेकिन साथ में नए एप्स जैसे लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट थॉट के लिए प्रोसेसर्स भी डेवलप हुए। कूल एनालॉजी ना? बहुत ही कूल। चंक 1 मैं ब्रेन रीजन्स एंड फंक्शंस। चलो ब्रेन का एक क्विक टूर लेते हैं। इसके 5 मेन रीजन्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, थैलेमस और सबसे इंपॉर्टेंट द सेरिब्रम। इंट्रोडक्शन, हमारा ब्रेन एक कंपनी की तरह है। कुछ डिपार्टमेंट्स यानी लोअर रीजन्स बेसिक ऑपरेशंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी यानी ब्रीदिंग, हार्टबीट संभालते हैं, और R&D डिपार्टमेंट यानी सेरिब्रम नए आइडियाज और स्ट्रैटेजीज जैसे थिंकिंग, लैंग्वेज डेवलप करता है। बैकग्राउंड, लोअर रीजन्स ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। हायर रीजन्स जो एवोल्यूशन में बाद में आए वो कॉम्प्लेक्स वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा चेंज इन हायर रीजन्स में ही हुआ है। कोर लॉजिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम। ये मेमोरी, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी का सेंटर है। इसके 4 लोब्स हैं। हाँ, पहला है फ्रंटल लोब, ये CEO है, ये प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन कंट्रोल करता है। इसके लेफ्ट साइड में है ब्रोकाज एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन यानी बोलने के मैकेनिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एप्स में फीबली डेवलप्ड होता है। और दूसरा पैराइटल लोब, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जैसे टच और टेम्परेचर। फिर है टेम्पोरल लोब, ये मेमोरी और हियरिंग का घर है। इसके लेफ्ट लोब में है वर्निकेज एरिया जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने के लिए जरूरी है। और आखिरी ऑक्सीपिटल लोब, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इंटरेस्टिंगली एप्स में ये ह्यूमन से बड़ा होता है क्योंकि उनकी ट्री ड्वेलिंग लाइफ में विजन बहुत जरूरी है। और बाकी पार्ट्स? थैलेमस, सेरेबेलम। हाँ। थैलेमस एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, सारे सिग्नल्स यहाँ से गुजरते हैं। सेरेबेलम मूवमेंट्स को स्मूथ और प्रिसाइज बनाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्टबीट और ब्रीदिंग जैसे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, सेरेब्रम के लोब्स खासकर फ्रंटल लोब में हुए चेंजेस ने हमें प्लानिंग, टूल मेकिंग और लैंग्वेज की एबिलिटीज दी। ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया का डेवलपमेंट हमारे कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का हार्डवेयर था। Conclusion: The human brain is not just one organ, but a highly integrated system of specialized parts, जिसका evolution एक साथ मिलकर हुआ। लेट्स फोकस। स्पीच के लिए ब्रेन का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है और उसका अहम काम क्या है? ब्रोकाज एरिया जो लेफ्ट फ्रंटल लोब में है, इसका काम है थॉट्स को एक्चुअल फिजिकल वर्ड्स में कन्वर्ट करना। ये हमारे मुंह, जीभ और वोकल कॉर्ड्स के मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। एप्स में ऑक्सीपिटल लोब ह्यूमंस से बड़ा क्यों होता है? इससे उनकी लाइफ के बारे में क्या पता चलता है? क्योंकि उनकी लाइफ 3 डायमेंशनल स्पेस यानी पेड़ों पर में बीतती है। उन्हें ब्रांचेस के बीच डिस्टेंस, डेप्थ और स्पीड को एक्यूरेटली जज करना होता है। इसके लिए एक पावरफुल विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर जरूरी है। ब्रोकाज एरिया और वर्निकेज एरिया दोनों लैंग्वेज से जुड़े हैं, तो इनमें फर्क क्या है? ब्रोकाज एरिया बोलने के लिए है यानी स्पीच प्रोडक्शन, जबकि वर्निकेज एरिया समझने के लिए है यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अगर वर्निकेज एरिया डैमेज हो जाए तो इंसान बोल तो पाएगा लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होगा और वो दूसरों की बातें समझ नहीं पाएगा। अच्छा, मेमोरी स्टोरेज से कौन सा एरिया एसोसिएटेड है? वर्निकेज एरिया इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब। अगर किसी का सेरेबेलम डैमेज हो जाए तो उसकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? उसके मूवमेंट्स जर्की और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे। वो आराम से चल नहीं पाएगा, चीजें पकड़ने में दिक्कत होगी। बेसिकली उसकी बॉडी का फाइन मोटर कंट्रोल चला जाएगा। Practice cue. Repeat with me. Broca's area in the frontal lobe is for speech production, while Wernicke's area in the temporal lobe is for language comprehension. मिनी रिकैप इन शॉर्ट,
ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स ने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस डेवलप किए, जिसमें सेरेब्रम का, स्पेशली फ्रंटल लोब का एवोल्यूशन सबसे क्रिटिकल था। ठीक है, अब चंक 2, एवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो आखिर ह्यूमन ब्रेन इतना यूनिक क्यों है? इसका जवाब सिर्फ साइज में नहीं है। इंट्रोडक्शन। अगर ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक बड़ा एप ब्रेन होता तो हम बस ज्यादा चालाक चिंपैंजी होते, लेकिन हम कुछ बिल्कुल अलग है। द डिफरेंस इज इन द डिटेल्स। बैकग्राउंड। एवोल्यूशन ने 4 मेन तरीकों से हमारे ब्रेन को शेप किया। पहला है एक्सपेंशन, यानी ओवरऑल साइज बढ़ा। ओके। दूसरा है न्यू स्ट्रक्चर्स, यानी नए पार्ट्स ऐड हुए, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है रीऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टिंग पार्ट्स के कनेक्शंस बदल गए। जैसे एक कंप्यूटर को रीवायर करना। एग्जैक्टली। और चौथा है रिलेटिव साइज चेंज। कुछ एरियाज जैसे फ्रंटल लोब बाकी एरियाज से ज्यादा तेजी से बड़े हुए। कोर लॉजिक। यहाँ पर एब्सोल्यूट ब्रेन साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिलेटिव साइज है, यानी ब्रेन टू बॉडी साइज रेशियो। इसको कहते हैं एन्सेफलाइजेशन कोशेंट EQ। हाँ, EQ को ब्रेन पर किलो स्कोर समझ सकते हैं। एक हाथी का ब्रेन हमसे बड़ा है, पर उसके विशाल शरीर के हिसाब से छोटा है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के हिसाब से एक फॉर्मूला 1 कार के इंजन जैसा है, छोटा लेकिन अनोखा पावरफुल। ह्यूमन EQ एक चिंपैंजी से 3 गुना ज्यादा है। 3 times, wow. और एक और अमेजिंग चीज है ग्रोथ पैटर्न। एप्स में बर्थ के बाद ब्रेन ग्रोथ स्लो हो जाती है। ह्यूमंस में ये 1 साल बाद तक तेजी से ग्रो करता रहता है। इसीलिए हमारा चाइल्डहुड इतना लंबा होता है, टू अलाउ फॉर दिस एक्सटेंडेड ब्रेन डेवलपमेंट। इस दौरान हम लैंग्वेज, कल्चर और सोशल स्किल्स सीखते हैं। Real world impact. This prolonged brain growth period after birth allows for learning and cultural transmission. हम सब कुछ इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा नहीं होते, हम सीखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। Conclusion. The uniqueness of the human brain lies not just in its size, but in its organization, its connections, its high EQ, and its extended growth period. Let's clarify. क्या सिर्फ बड़ा ब्रेन होना इंटेलिजेंस की गारंटी है? अगर नहीं, तो EQ बेहतर मेजर क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हेल्स और एलिफेंट्स के ब्रेन हमसे बड़े हैं। EQ बेहतर मेजर है क्योंकि ये बताता है कि एक स्पीशीज अपने बॉडी के बेसिक फंक्शंस को चलाने के बाद एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर के लिए कितना ब्रेन मैटर इन्वेस्ट करती है। हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स हैं। ह्यूमन EQ एक चिंपांजी के EQ से 3 गुना ज्यादा है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इस एक्स्ट्रा पावर से हम क्या कर पाते हैं जो वो नहीं कर पाते? इस एक्स्ट्रा पावर से हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, फ्यूचर प्लानिंग और सिंबॉलिक बिहेवियर जैसे आर्ट और रिलीजन कर पाते हैं। ये वो एक्स्ट्रा है जो हमें ह्यूमन बनाता है। ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ बर्थ के बाद भी तेजी से क्यों जारी रहती है? इसका बाइपीडलिज्म से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। बाइपीडलिज्म की वजह से ह्यूमन पेल्विस का बर्थ कनाल नैरो हो गया। अगर हमारा ब्रेन वूम में पूरा डेवलप होता तो बच्चे का सर बर्थ कनाल से पास नहीं हो पाता। इसलिए एवोल्यूशन ने एक कॉम्प्रोमाइज किया। हम प्रीमेच्योरली पैदा होते हैं जब सर छोटा होता है और ब्रेन का ज्यादातर डेवलपमेंट बाहर आकर होता है। ब्रेन इवोल्यूशन की 4 मेन थियरीज में से आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है और क्यों? रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिर्फ ब्रेन बड़ा करना काफी नहीं है, सही पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना जरूरी है। हमारे फ्रंटल लोब का बाकी ब्रेन से ज्यादा कनेक्शंस होना और लैंग्वेज एरियाज का डेवलप होना साइज से ज्यादा अहम बदलाव थे। एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं और ये ह्यूमन कॉग्निशन में क्या रोल प्ले करते हैं? ये वो एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स हैं जो किसी स्पेसिफिक सेंसरी या मोटर फंक्शन से नहीं जुड़े हैं। ये इन सब एरियाज से इंफॉर्मेशन लेकर उसे इंटीग्रेट करते हैं। यही एरियाज हैं जहां थिंकिंग होती है। ह्यूमंस में ये एरियाज ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। प्रैक्टिस। क्यों? Practice. Human brain uniqueness comes from a high encephalization quotient, reorganization of structures like the frontal lobe, and a prolonged postnatal growth period. मिनी रिकैप। हमारा ब्रेन बड़ा, बेटर ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा टाइम तक डेवलप होने वाला है, जिसने हमें ह्यूमन बनाया। ऑसम। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं। टॉपिक 4, एप्स एंड मैन डिफरेंसेस। ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पॉट द डिफरेंस, अ हेड टू टो कंपैरिजन। ओके, अब तक हमने एवोल्यूशन के पार्ट्स देखे। अब चलो एक फुल हेड टू टो कंपैरिजन करते हैं। एप्स वर्सेस मैन। ये डिफरेंसेस मायोसिन ईपॉक के बाद शुरू हुए, जब हमारे एंसेस्टर्स ने पेड़ों को छोड़कर जमीन पर कदम रखा। इसे ऐसे सोचो कि 2 भाई थे। एक ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, यानी फॉरेस्ट्स में रहना। दूसरे ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, यानी सवाना में वेंचर करना। 10 मिलियन साल बाद उनकी लाइफ, स्किल्स और बॉडी बिल्कुल अलग हो गई। दैट्स द स्टोरी ऑफ एप्स एंड मैन। हर एक डिफरेंस एक कहानी बताता है। चलो इनको कैटेगरी बाय कैटेगरी ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, ए, लोकोमोटर पैटर्न। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैन इरेक्ट बाइपेडल, एप्स ट्री ड्वेलर्स यानी ब्रैकिएशन और जमीन पर नकल वॉकर्स। हमारी स्पाइन में 4 कर्व्स हैं, एस शेप फॉर बैलेंस। एप्स में नहीं, हमारे फोरआर्म्स लेग से छोटे हैं। एप्स में स्विंगिंग के लिए लेग से लंबे हैं। और पेल्विस हमारा बेसन शेप्ड है फॉर स्टेबिलिटी। हाँ, जबकि एप्स का इलोंगेटेड है फॉर क्वाड्रूपेडल पावर। हमारे पैर में आर्चेस हैं फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। एप्स का पैर प्रेहेंसाइल है फॉर ग्रिपिंग। ठीक है, अगला भी डाइटरी हैबिट्स। स्टोरी ये है कि आजाद हाथों ने टूल्स उठाए और टूल्स ने हमारा मेन्यू बदल दिया। मैन ओमनिवोरस, एप्स मोस्टली फ्रूजिवरस। इसकी वजह से हमारा डेंटल आर्च पैराबोला शेप्ड है, एप्स का यू शेप्ड। राइट। हमारे केनाइंस छोटे हैं, एप्स में बड़े प्रोजेक्टिंग केनाइंस होते हैं विद अ डायस्टीमा या सिमियन गैप। और प्रीमोलर? हमारा प्रीमोलर बाइकस्पिड है, यानी ग्राइंडिंग के लिए, जबकि एप्स में पहला वाला सेक्टोरियल है, यानी कटिंग के लिए। नेक्स्ट,
C. Hand structure. मैन का हैंड लोकोमोशन से फ्री है, इसलिए हम प्रिसिजन ग्रिप कर सकते हैं, जैसे पेन पकड़ना। और एप्स का हैंड लोकोमोशन में यूज होता है, तो वो पावर ग्रिप करते हैं, हुक लाइक। इसीलिए मैन का थंब लंबा और ज्यादा ऑपोजिबल है। हमारी फिंगर बोन्स यानी फेलेंजेस स्ट्रेट हैं। हाँ, जबकि एप्स में क्लाइंबिंग के लिए कर्व्ड होते हैं। अब आते हैं स्कल पर। डी. स्कल हमारे स्कल ने एक अनोखा ट्रेड ऑफ किया, छोटा चेहरा, बड़ा ब्रेन केस। एप्स ने उल्टा किया। सही। मैन में क्रेनियल पार्ट फेशियल पार्ट से बड़ा है, एप्स में उल्टा। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी एवरेज 1400 सीसी है। एप्स की 500 से 600 सीसी। सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस यानी ब्राउ रिजेस हम में ज्यादा डेवलप नहीं है, एप्स में वेल डेवलप्ड है टू काउंटर चूइंग स्ट्रेस। और फोरामेन मैग्नम हम में आगे है, एप्स में पीछे। बिल्कुल। अब ई। ब्रेन। हमारा ब्रेन सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, ये रीवायर भी हुआ। करेक्ट। मन में एसोसिएशन एरियाज यानी थिंकिंग के लिए वेल डेवलप्ड है। हमारे सोमैटोसेंसरी और मोटर एरियाज में ज्यादा स्पेस हैंड्स, लिप्स और माउथ को डिवोटेड है। क्यों? फॉर फ्लेक्सिबल हैंड्स एंड वोकल कम्युनिकेशन। और आखिरी फी। कल्चरल एंड अदर डिफरेंसेस। बायोलॉजी ने हार्डवेयर बनाया, लेकिन हमारी असली यूनिकनेस हमारे सॉफ्टवेयर यानी कल्चर में है। मन में सिंबॉलिक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है। हाँ, हमारा चाइल्डहुड प्रोलॉन्ग्ड है फॉर सोशल लर्निंग, और हमारा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी अलग है। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। चलो इससे थोड़ा आसान बनाते हैं। एप और मैन के पेल्विस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, और ये उनके लाइफस्टाइल के बारे में क्या बताता है? मैन का पेल्विस छोटा और चौड़ा यानी बेसन शेप्ड है। ये बताता है कि उसकी बॉडी सीधे खड़े होने और चलने के लिए बनी है, जहां ऑर्गन्स को सपोर्ट करना जरूरी है। एप का पेल्विस लंबा और पतला है, जो 4 पैरों पर पावर जनरेट करने के लिए बेहतर है। शेप टेल्स द स्टोरी ऑफ देयर लाइफ। सिमियन गैप या डायस्टीमा क्या होता है, और इसका ना होना ह्यूमंस में क्या इंडिकेट करता है? ये अपर जॉ में एक गैप है, जहां लोअर कैनाइन फिट होता है। ये एप्स में मिलता है जिनकी कैनाइन्स बड़े होते हैं। ह्यूमंस में इसका ना होना ये दिखाता है कि हमारे कैनाइन्स इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें फिट होने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं। ये हमारी बदलती डाइट और सोशल बिहेवियर का सबूत है। अगर एक स्कल का फोरामेन मैग्नम पीछे की तरफ है, तो वो किसका हो सकता है, एप या मैन? और इससे 100% क्या कंक्लूड किया जा सकता है? वो एक एप या किसी और क्वाड्रूपेडल एनिमल का होगा। हम 100% कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एनिमल हैबिचुअल बाइपेडल नहीं था। उसकी नॉर्मल पोस्चर आगे झुकी हुई थी। प्रिसिशन ग्रिप और पावर ग्रिप में क्या अंतर है, और ये हमारे एवोल्यूशन के बारे में क्या बताता है? पावर ग्रिप मजबूत पकड़ के लिए है, जैसे ब्रांच पकड़ना या हैमर पकड़ना, ये एप्स करते हैं। प्रिसीजन ग्रिप फाइन मैनिपुलेशन के लिए है, जैसे लिखना या सुई में धागा डालना। ये सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, हमारे लॉन्ग अपोजिबल थंब की वजह से। ये बताता है कि हमारे हाथ टूल मेटिंग और डेलिकेट टास्क्स के लिए इवॉल्व हुए। मन का एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है, जबकि एप का 500 सीसी। इस 900 सीसी के डिफरेंस ने दुनिया को कैसे बदल दिया? उस 900 सीसी के डिफरेंस ने लैंग्वेज, आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, सिटीज और स्पेसशिप्स बनाए। ये डिफरेंस सिर्फ वॉल्यूम का नहीं है, ये डिफरेंस उस पोटेंशियल का है जिसने एक प्राइमेट स्पीशीज को प्लैनेट का डोमिनेंट स्पीशीज बना दिया। Practice Q. Try explaining one difference from each category. In locomotion, we have an S-shaped spine, apes don't. In skull, our foramen magnum is anterior, theirs is posterior. In hands, we have precision grip, they have power grip. Mini recap. In short, from our feet to our skull, humans and apes show fundamental differences driven by one single divergence: a life on the ground, bipedalism, versus a life in the trees, brachiation. बिल्कुल साफ हो गया। चलिए अब उस टॉपिक पर चलते हैं जो सबको जुड़ता है। टॉपिक 5, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन इन प्राइमेट्स। Broad micro theme: reading our history in DNA and proteins. ओके, तो अब तक हम हड्डियों और दांतों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम और भी डीप जा रहे हैं, राइट? हाँ, अब हम जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। हमारी हिस्ट्री सिर्फ फॉसिल्स में नहीं, बल्कि हमारे ब्लड, हमारे प्रोटीन्स और हमारे डीएनए में लिखी है। वाओ, तो इसके एविडेंसेस क्या हैं? शुरू कहाँ से करें? चलो शुरू करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज से। बेसिकली इसमें सीरम एल्बुमिन रिएक्शन को मेजर करते हैं। सीरम एल्बुमिन, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो ब्लड में होता है। अगर आप ह्यूमन एल्बुमिन को एक रैबिट में इंजेक्ट करते हैं, तो रैबिट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। ओके, अब इन एंटीबॉडीज को आप अलग अलग प्राइमेट्स के सीरम के साथ मिक्स करो। जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, उतना ही वो प्राइमेट हमसे इवोल्यूशनरीली क्लोज है। तो रिजल्ट्स क्या आते हैं? रिजल्ट्स अमेजिंग है। ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच रिएक्शन 97.6% स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमन और गोरिल्ला के बीच 92%, ह्यूमन और ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बीच सिर्फ 60%। मतलब हम चिंपैंजीज के सबसे क्लोज हैं? एग्जैक्टली, ये 1960s में एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। दूसरा एविडेंस क्या है? एविडेंसेस फ्रॉम अमीनो एसिड सीक्वेंस एनालिसिस। हम प्रोटीन्स की, जैसे फिब्रिनोपेप्टाइड्स या हीमोग्लोबिन, अमीनो एसिड सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। जैसे ह्यूमन और चिम के हीमोग्लोबिन में 0 अमीनो एसिड डिफरेंस है, 0। गोरिल्ला से 1-2 डिफरेंसेस हैं, मंकी से 8-12 डिफरेंसेस। जितने ज्यादा डिफरेंसेस, उतनी ज्यादा एवोल्यूशनरी दूरी। फिर आता होगा डीएनए। करेक्ट। एविडेंसेस फ्रॉम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम ह्यूमन डीएनए और किसी दूसरे प्राइमेट के डीएनए को अनजिप करके मिक्स करते हैं। अनजिप मतलब? डीएनए एक डबल हेलिक्स है, जैसे एक जिपर। उसे गर्म करके दोनों स्ट्रैंड्स अलग कर देते हैं, फिर ह्यूमन स्ट्रैंड को चिम स्ट्रैंड के साथ रीजिप करने की कोशिश करते हैं। जितनी अच्छी जिप बंद होगी, उतना क्लोज रिलेशन है। और इसे कैसे मेजर करते हैं? T50H वैल्यू से।
ये वो टेम्परेचर है जिस पर आधा हाइब्रिड डीएनए वापस अनजिप हो जाता है। ह्यूमन चिम्प डीएनए का T50H वैल्यू ह्यूमन से सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मतलब हमारा डीएनए 98.9% सेम है। अमेजिंग। इसके अलावा और क्या है? एविडेंसेस फ्रॉम जीन स्टडीज जैसे बीटा ग्लोबिन जीन्स, फिर एविडेंसेस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो सिर्फ मदर से पास होता है नहीं। और एवोल्यूशन को ट्रेस करने में हेल्प करता है। और सबसे लेटेस्ट एविडेंसेस फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे XQ13.3 स्टडीज जो हमें एग्जैक्ट जेनेटिक डिफरेंसेस बताते हैं। और इन सबसे हमने एक मॉलिक्यूलर क्लॉक बनाया है, हाँ, राइट? हाँ, मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस। आइडिया ये है कि म्यूटेशंस एक एवरेज रेट पर होते हैं, तो दो स्पीशीज के बीच जितने ज्यादा जेनेटिक डिफरेंसेस हैं उन्हें काउंट करके हम बता सकते हैं कि उनका कॉमन एंसेस्टर कब जिंदा था। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है ना? है ना? नहीं, इसमें चैलेंजेस हैं। कभी कभी ये क्लॉक स्लो या फास्ट हो जाता है, इसलिए अब हम रिलैक्स्ड क्लॉक्स जैसे एडवांस्ड मॉडल्स यूज करते हैं। ओके, लेट्स टेस्ट दिस। इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज में हम किस प्रोटीन का रिएक्शन मेजर करते हैं? सीरम एल्ब्यूमिन ह्यूमन और चिंपांजी के हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड का डिफरेंस है? 0, बिल्कुल सेम है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में T50H वैल्यू क्या बताती है? ये बताती है कि दो स्पीशीज के डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। जितना हाई T50H उतना क्लोज रिलेशन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से इनहेरिट होता है? सिर्फ मदर से। मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस का बेसिक आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि म्यूटेशंस एक प्रेडिक्टेबल रेट पर एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे हम एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं। Practice Q. Practice saying molecular evidence from serum albumin to DNA hybridization consistently shows that humans are most closely related to African apes, especially chimpanzees. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमारे डीएनए और प्रोटीन्स एक ऐसी किताब है जो साफ साफ बताती है कि हम अफ्रीकन एप्स के और खासकर चिंपैंजीज के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। Crystal clear. चलिए अब देखते हैं कि हम इन सब चीजों को स्टडी कैसे करते हैं। टॉपिक 6. Multidisciplinary approach in study of fossil types. ब्रॉड माइक्रो थीम, द डिटेक्टिव टूल किट फॉर पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। मतलब एक फॉसिल मिलना तो बस शुरुआत है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल, एक फॉसिल एक हड्डी नहीं है, एक क्राइम सीन है और उसे सॉल्व करने के लिए हमें हर तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। यही है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इस डिटेक्टिव टूलकिट में क्या क्या है? सबसे पहले है कंपैरेटिव एनाटॉमी। हम फॉसिल को मॉडर्न ह्यूमंस और एप्स के स्केलेटन से कंपेयर करते हैं, जैसे फोरामेन मैग्नम की पोजीशन। ठीक है। फिर है मॉर्फोमेट्रिक्स एंड क्लेडोमेट्रिक्स। इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेते हैं और एवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं। नेक्स्ट, वेयर एनालिसिस। हम दांतों और स्टोन टूल्स पर बने माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस को स्टडी करते हैं। ये बताता है कि दांत क्या चबाने के लिए यूज हुए और टूल क्या काटने के लिए। फैसिनेटिंग। फिर है गेट एनालिसिस। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है लायोटोली फुटप्रिंट्स। हाँ, इसके बारे में बताइए। टंजानिया में 3.6 मिलियन साल पुरानी वोल्केनिक ऐश में 2 होमिनिड्स के पैरों के निशान मिले। उनसे हम उनकी हाइट, उनके चलने का तरीका, सब कुछ आज भी स्टडी कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्नैपशॉट इन टाइम। इनक्रेडिबल। और ब्रेन के बारे में कैसे पता चलता है? एंडोकास्ट एनालिसिस से हम ब्रेन को तो नहीं देख सकते, पर स्कल के अंदर उसके द्वारा छोड़े गए निशान देख सकते हैं। इससे हमें ब्रोकाज एरिया या लूनेट सल्कस की पोजीशन का अंदाजा लगता है। रैल्फ हॉलोवे इसके पायनियर हैं। और आसपास मिली चीजों का क्या? हाँ, आर्टिफैक्ट्स जैसे स्टोन टूल्स। एक फॉसिल के पास अगर टूल्स मिलते हैं तो ये उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ बताता है। और सबसे मॉडर्न टेक्निक? फॉसिल डीएनए। स्वांते पाबो, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने निएंडरथल्स जैसे एक्सटिंक्ट होमिनिन्स के फॉसिल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का तरीका निकाला। इससे हम उनके साथ अपने जेनेटिक रिलेशनशिप को डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। लेट्स गेट दिस। लाइटोली फुटप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं? वो हमें 3.6 मिलियन साल पहले के होमिनिड्स के बाइपीडल गेट यानी चलने के तरीके के बारे में डायरेक्ट एविडेंस देते हैं। एंडोकास्ट एनालिसिस से हम ब्रेन के किस फीचर को स्टडी कर सकते हैं? हम उसके सरफेस फीचर्स जैसे ब्रोकाज एरिया और उसके साइज और शेप को स्टडी कर सकते हैं। दांतों पर वेयर एनालिसिस क्या रिवील करता है? ये उनकी डाइट के बारे में बताता है कि वो सॉफ्ट फल खाते थे या टफ ग्रिटी फूड। फॉसिल डीएनए के फील्ड में किस साइंटिस्ट का काम सबसे अहम माना जाता है? स्वैंटी पैबो। उनके काम ने पूरी फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम फॉसिल को किन 2 ग्रुप से कंपेयर करते हैं? मॉडर्न ह्यूमंस और मॉडर्न एप्स से। Practice Q. Practice saying a multidisciplinary approach using tools from gate analysis to fossil DNA allows us to reconstruct the life of a fossil from a single bone. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, फॉसिल्स को समझने के लिए हमें एनाटॉमी, जेनेटिक्स, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी सभी फील्ड्स के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। Superb. और अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। The grand finale. Topic 7. The hominization process. ब्रॉड माइक्रो थीम, द फीडबैक लूप दैट मेड अस ह्यूमन। तो hominization process बेसिकली वो सारे चेंजेस हैं जिन्होंने एक ape-like ancestor को मॉडर्न ह्यूमन में बदला, राइट? हाँ, लेकिन ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं थी। ये एक कॉम्प्लेक्स फीडबैक लूप था जहां एक चेंज ने दूसरे को बढ़ावा दिया। तो इस लूप का पहला डोमिनो क्या था? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, बाइपीडलिज्म। ये सबसे पुरानी होमिनाइड कैरेक्टरिस्टिक है। लूसी यानी ए अफेरेंसेस और लेओटोली फुटप्रिंट्स दोनों 3 मिलियन साल से भी पुराने हैं और दोनों बाइपीडलिज्म दिखाते हैं। ठीक है, बाइपीडलिज्म ने क्या ट्रिगर किया? हैंड एनाटॉमी एंड टूल यूज। बाइपीडलिज्म ने हाथों को आजाद किया। ए अफेरेंसेस के हाथ अहम रूप से बदल चुके थे और याद रखो, टूल यूज बड़े ब्रेन से पहले आया।
तो टूल्स ने डाइट बदली होगी। एग्जैक्टली जैसे हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ जॉ एंड टीथ पर। क्लाइमेट चेंज ने डाइट बदली। एक तरफ पैरेंथ्रोपस थे जिनके पास मैसिव ग्राइंडिंग टीथ थे और दूसरी तरफ आए होमो हैबिलिस जिन्होंने इस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया। टूल्स, उनके दांत और जबड़े छोटे हो गए। और बेटर डाइट का असर सीधा ब्रेन पर पड़ा। बिल्कुल, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। ये सबसे अहम चेंज 4 से 2 मिलियन साल पहले हुआ। बेटर डाइट, खासकर मीट, ने एक एनर्जी हंग्री ब्रेन को सपोर्ट किया। होमो हैबिलिस पहले होमिनिन थे जिनके ब्रेन साइज में सिग्निफिकेंट जंप दिखता है। और आखिर में इस बड़े ब्रेन ने क्या पॉसिबल किया? स्पीच एंड लैंग्वेज। जैसे जैसे सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई, बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। इसके लिए 2 चीजें जरूरी थी, स्पीच एपरेटस यानी सुप्रालेरिंजियल वोकल ट्रैक्स और ब्रेन में लैंग्वेज सेंटर्स। तो लैंग्वेज कब शुरू हुई, इस पर कोई डिबेट है। बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ कहते हैं कि ये होमो सेपियंस के साथ शुरू हुई, दूसरे कहते हैं कि होमो हैबिलिस के पास बेसिक लैंग्वेज थी। नोआम चॉम्स्की का आइडिया है कि हमारे ब्रेन में एक इनबिल्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी होता है। वाओ, लेट्स रिकैप दिस लूप। होमिनाइजेशन प्रोसेस की सबसे पुरानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बाइपेडलिज्म। टूल यूज बड़े ब्रेन से पहले आया या बाद में? पहले टूल यूज ने बड़े ब्रेन के एवोल्यूशन को ड्राइव किया। पैरेंथ्रोपस और होमो हैबिलिस ने बदलते एनवायरनमेंट को कैसे अलग-अलग रिस्पॉन्ड किया? पैरेंथ्रोपस ने बायोलॉजिकल सोल्यूशन चुना, बड़े पावरफुल दांत। होमो हैबिलिस ने टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन चुना, स्टोन टूल्स। ब्रेन साइज में सिग्निफिकेंट जंप किस होमिनिन स्पीशीज के साथ शुरू हुआ? होमो हैबिलिस, द हैंडीमैन। नोम चॉम्स्की के अनुसार लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे ब्रेन में क्या इनबिल्ट है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी। Practice cue. Let's say the feedback loop together. Bipedalism freed the hands, which led to tool use. Tool use changed the diet, which fueled a larger brain. And a larger brain developed language. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, होमनाइजेशन एक फीडबैक लूप है। बाइपेडलिज्म ने हाथों को फ्री किया जिससे टूल यूज बढ़ा। टूल यूज ने डाइट बदली और दांत छोटे हुए और इन सब ने मिलकर एक बड़े कॉम्प्लेक्स ब्रेन के एवोल्यूशन को ड्राइव किया। दिस इज द कोर स्टोरी। Wow, what a journey. चलो एक फाइनल रिकैप करते हैं। आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था प्राइमेट एंड होमिनिड एवोल्यूशन, द कंप्लीट स्टोरी। लेट्स समराइज द की पॉइंट्स। लोकोमोशन। हमने देखा कि कैसे प्राइमेट्स ने वर्टिकल क्लिंगिंग से शुरू करके क्वाड्रूपेडलिज्म और ब्राचिएशन के थ्रू आखिर में बाइपेडलिज्म तक का सफर तय किया। हर स्टेप एक नए एनवायरनमेंट का अडेप्टेशन था। डेंटेशन, हमारे दांत डाइट के आईने हैं। फ्रूगीवरस डाइट के बड़े कैनाइन से लेकर ओमनीवरस डाइट के ग्राइंडिंग मोलर्स तक का एवोल्यूशन टूल यूज से गहरा जुड़ा हुआ है। ब्रेन, सिर्फ साइज नहीं बल्कि सेरेब्रम का रीऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया का डेवलपमेंट और हाई ईक्यू ने हमें कॉग्निटिव एबिलिटीज दी। एप्स वर्सेस मैन, ये कंपैरिजन हमें बताता है कि 2 अलग-अलग लाइफस्टाइल, आर्बोरियल वर्सेस टेरेस्ट्रियल, ने हमें फिजिकली और बिहेवियरली कितना अलग बना दिया। मॉलिक्यूलर एविडेंस, डीएनए, प्रोटीन्स और इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज ने साफ कर दिया है कि हम अफ्रीकन एप्स के और खासकर चिंपांजीज के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। और ह्यूमनाइजेशन, ये एक फीडबैक लूप है। दिस इज द कोर स्टोरी ऑफ हाउ वी बिकेम ह्यूमन। ओके, अब सबकी बारी। कोशिश करें इन 6 सवालों का जवाब अपने आप को देने की। Number 1. Explain the 4 main types of primate locomotion in your own words. 2. What is the Y5 pattern and which primates have it? 3. Name 2 key differences between an ape skull and a human skull. 5. What does DNA hybridization tell us about our relationship with chimpanzees? And 6. What is the hominization process in one simple sentence? And here's a simple challenge. अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को सिर्फ 2 मिनट में ये समझाओ कि बाइपेडलिज्म के लिए ह्यूमन बॉडी में क्या-क्या 5 बड़े एनाटॉमिकल चेंजेस हुए। कोशिश करना, इट्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर। ये जर्नी सच में ऑसम थी। अगर इस डिस्कशन से कुछ भी नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, और नीचे कमेंट करके बताओ कि सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट कौन सा लगा। और हाँ, इस ज्ञान को अपने क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।